everyone, welcome to ECLearn, the platform where the students could enhance their knowledge with the high quality videos with their simplified notes. For more such videos, subscribe to our channel. So let's start our video. So today we are going to start with the roles of HRM. So in previous video we understood about what are the functions of HRM. Functions of HRM हम समझ गए थे. आज बढ़ते हैं roles of HRM के कि रोल HRM के क्या roles होते हैं. तो this role starts from staffing. So what we could say the staffing. So staffing is something that is a process. Staffing क्या है? ये एक process है. किसका process है? To hire the person, to recruit the person from to negotiation the salary. मीन्स ये एक HRM में क्वालिटी होनी चाहिए कि आप एक पर्सन को हायर कर रहे हो, रिक्रूट कर रहे हो, उसको जॉब के लिए प्लेस कर रहे हो. तो उनकी जो प्रोसेस है स्टाफिंग का मतलब एक पर्सन को आप रिक्रूट कर रहे हो, मीन्स आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, उसके बाद इंटरव्यूज हो रहा है, सिलेक्शन प्रोसीजर हो रहा है. सो ये जो स्टाफिंग प्रोसेस है वो वहाँ से स्टार्ट होता है टिल द नेगोशिएशन द सैलरी. सैलरी को कैसे नेगोशिएट करना है. अब आपने MBA किया हुआ है, आप जब आप कोई इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आप सोच के जाते हो कि ठीक है इतना सैलरी पैकेज होगा, देन आई विल प्रोसीड टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. तो अब HRM में इतनी कन्वेंसिंग पावर होता है तो वो आपको कुछ ना कुछ बोल के आपको कन्वेंस कर लेता है कि आप अच्छा काम करेंगे तो वी विल गिव यू इंसेंटिव्स. ठीक है, इफ़ यू आर रेगुलर, इफ़ योर वर्क इज गुड, इफ़ यू विल गिव अ गुड परफॉर्मेंस तो आपका इंक्रीमेंट होगा, प्रमोशंस होगा. तो ये कुछ उनकी स्ट्रैटेजीज होती हैं. वो सैलरी को जो उन्होंने डिसाइड किया हुआ है उस सैलरी को अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को रिक्रूट करना. So that is a staffing. So we can say that the staffing is a process which starts from recruiting and start from recruiting to negotiation the salary. So that is staffing. Then आता है development of workplace policies. Development of workplace policies. See, every organization has some policies to maintain the fairness. अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फेयरनेस मीन्स इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए उन्होंने कुछ पॉलिसीज बनाई होती हैं विच ईच एंड एवरी वन हैज़ टू फॉलो. जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको वो पॉलिसीज़ को फॉलो करना रहता है. लाइक जैसे कि पॉलिसी बना दी लाइक ड्रेस कोड पॉलिसी. एक क्या बना दी, जैसे कि ड्रेस कोड पॉलिसी बना दी कि अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि सैटरडे को आप इनफॉर्मल पहन के जा सकते हो, मंडे टू फ्राइडे यू हैव टू कम इन फॉर्मल एंड सैटरडे यू कैन कम इन इनफॉर्मल. सो दैट इज अ ड्रेस कोड पॉलिसी कि एवरी सैटरडे दे कैन वेयर इनफॉर्मल. लाइक और क्या पॉलिसी हो सकती, इंटरनेट यूजेज पॉलिसी. आप कितना कहाँ पे इंटरनेट और कितना इंटरनेट ये यूज़ कर सकते हो, ये सारी पॉलिसीज होती है कि कौन कौन इंटरनेट यूज़ कर सकता है. ठीक है, कि एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर है, ये सारे लोग इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं. तो इंटरनेट यूजेस फैसिलिटी कैसे यूज़ करना है, दैट इज इंटरनेट यूजेस फैसिलिटी. देन आता है डिसिप्लिन policy. Discipline policy, we can say that is a very mandatory policy which each and everyone has to follow. चाहे वो लोअर लेवल पे काम कर रहे हो या अपर लेवल पे काम कर रहा हो. तो डिसिप्लिन मेंटेन करना ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही मैंडेटरी होता है. अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू रहना है, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में एक गोल अचीव करना है अपना एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन का, तो एज अ एम्प्लॉय आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है. तो ये सब क्या होती है, एक पॉलिसीज होती हैं जो सबके लिए फेयरनेस मीन सबके लिए फेयर होती है, इक्वालिटी बना के रखने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो कोई भी एम्प्लॉय हो. देन आता है कंपेंसेशन. सो वी कैन से दैट कंपेंसेशन दैट इज अ फेयर रेम्यूनरेशन that is a fair remuneration which employee receive from his in return of his services, his or services. means fair remuneration क्या होता है, एक एम्प्लॉय और इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सर्विसेज देता है उसके रिटर्न में उसको जो रेम्यूनरेशन मिलता है दैट इज कंपेंसेशन. मीन्स आपके काम के अकॉर्डिंग आपकी जितना आपको बोला गया, आपने उतना काम किया, उतनी सर्विस दी आपने,
और उसके अकॉर्डिंग उसके रिटर्न में आपको जो रेम्यूनरेशन मिलता है, जो आपकी सैलरी को, आपके काम को सेटिस्फाई कर पाए, दैट इज कंपेंसेशन. सो कंपेंसेशन कुड बी पे, could be bonus, and it could be health facilities as also. ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज हो गई, हेल्थ पॉलिसीज हो गई, तो इट ऑल्सो कम्स अंडर द कंपेंसेशन. देन आता है रेटेंशन. रेटेंशन क्या होता है कि अपने ऐसी पॉलिसीज और ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाना जो आपका एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए, टू कीप हिम विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ HRM. वो एक HRM की एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपका जो एम्प्लॉय जो हार्ड वर्कर है, ठीक है, क्रिएटिव है, हार्ड वर्कर है, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं. बट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उन एम्प्लॉयज को बना के रखना, उन एम्प्लॉयज को वहां पे रुका के रखना, दैट इज द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ HRM. तो यूजुअली एम्प्लॉयज क्यों जाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के? या तो उनको कुछ चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स होती हैं मैनेजर्स के साथ, ओके, देन या तो अपने जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उनको वो सूटेबल नहीं होता है, ठीक है, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, इसके लिए छोड़ के जाते हैं, या मे बी द मेजर प्रॉब्लम दैट इज अबाउट अ सैलरी एंड वेजेस की वजह से वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाते हैं. सो ये कुछ रीजंस होते हैं. अब उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रुका के रखना और ऐसी पॉलिसीज बनाना, ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाना कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं, जो हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज हैं, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए. तो ये मेनली ऑब्जर्व किया जाता है वेदर द कॉम्पिटिटिव जो आपके कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, दे ऑल्सो ऑब्जर्व दैट कि ऐसा कौन सा एम्प्लॉय है उनके ऑर्गेनाइजेशन में जो उसकी वजह से, उसके थॉट्स की वजह से, उसके क्रिएटिव आइडियाज की वजह से उनका जो आपका बिजनेस है वो आगे बढ़ रहा है. तो मेजरली हो सकता है, ये मोस्टली होता ही है कि उन्होंने आपके वर्कर को, आपके एम्प्लॉयज को ज़्यादा सैलरी पैकेज देके अपने ऑर्गेनाइजेशन में हायर कर लिया, तो अब वो चला जाएगा क्योंकि उसको वहाँ पे सैलरी पैकेज अच्छा मिल रहा है. दैट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी. उसको सैलरी पैकेज वहाँ पे अच्छा मिल रहा है तो डेफिनेटली ही विल मूव टू दैट ऑर्गेनाइजेशन ओनली. सो वो चीज़ें ना हो उसका ध्यान रखना, दैट इज अ रेटेंशन. एम्प्लॉय ट्रेनिंग. So we can say that is another important role of HRM to give a training not only their new employees but also their existing employees. Because अभी मार्केट में या ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्री में कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो उसको अपने एम्प्लॉयज को सिखाना वो बहुत ही मेजर चैलेंज है. क्योंकि अगर एम्प्लॉयज ट्रेंड नहीं होंगे तो वो एक कॉम्पिटिशन में खड़े नहीं उतर पाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन का गोल फुलफिल नहीं होगा. So giving a training to the employees, both existing and new, that is important, that is a mandatory. Then last is a workers protection, to make them safe, to make them healthy, that is important for HRM. अब role of HRM, वर्कर्स का प्रोटेक्शन है ना, मीन्स अगर जो वर्किंग एरिया पे वो काम कर रहे हैं उनकी वहाँ पे सेफ्टी होना, उनका वहाँ पे सिक्योर रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो उनकी हेल्थ फैसिलिटी, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना वो एक रोल है HRM का, कि मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं जहाँ पे काम कर रहे हैं, ऐसा ना कि उनको कुछ फिजिकल हार्म हो जाए, एज वेल एज कोई उनको चोट वगैरह लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो वो सारी फैसिलिटीज़ जो सेफ्टी मेजर्स जो होते हैं वो पहले से ही रखने पड़ते हैं एट वर्क प्लेस. तो वी कैन अंडरस्टूड दैट ये जो जितने भी रोल्स हैं, स्टाफिंग, डेवलपमेंट ऑफ वर्क प्लेस पॉलिसीज, compensation, retention, employee training and workers protection. So these all are very important roles of HRM. Fine. So hopefully this topic is very clear to you. So that's all for today.